आज का हमारा टॉपिक है फार्म सिस्टम। ये हमारा एक नया टॉपिक है, फार्म सिस्टम। पिछले वाले क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें कोई डाउट था? कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। फार्म सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज क्या है देखिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। देखो, आप एग्रीकल्चर बोलो या फार्मिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम। देखो यहाँ पे कहा गया है ना कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग को एक सिस्टम कहा गया। क्या बिल्कुल सही बात है? क्या बिल्कुल सही बात है। मतलब कि खेती करना भी अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब हो गया एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मान लीजिए हमको चावल का खेती करना है, तो चावल का खेती करने के लिए क्या जैसे मन तैसे क्रॉप लगा देंगे, जितना मन उतना पानी दे देंगे खेत में? नहीं, इसके लिए भी एक सिस्टम है, यानी कि एक बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है, मेजर है हमारा। हाँ भाई, इतना पानी देना है, ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, ये इस समय पे काटना है, उस समय पे नहीं काटना है, इस तरीके से, है ना। यानी कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर आप जो भी कह लीजिए, ये अपने आप में एक सिस्टम है। इसमें हर एक चीज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। आगे, द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। अच्छा बताइए, खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले सीड्स का, बीज का यानी कि फर्टिलाइजर यानी कि खाद का, और तीसरा मशीन का, और सबसे इम्पोर्टेंट लेबर का। यानी कि ये चार चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। ये सबसे पहले, बाकी बाद में कुछ और है चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, तभी आपका खेती सक्सेसफुल तरीके से हो पाएगा। आगे, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब खेती जब हम लोग करते हैं ना, तो खेती में भी अलग अलग हम लोग काम करते हैं। जैसे प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब क्या हुआ? खेत में फसल लगाने से पहले उसको जोतो। जोतने का मतलब क्या है? तो उसको पूरी तरीके से, उसका जो मिट्टी होता है बड़े बड़े टुकड़े, उसको महीन कर दो। महीन करने का मतलब है कि उस पे आप ट्रैक्टर से उसको पूरा ढीला कर दो। ट्रैक्टर से आप देखते हैं एकदम पूरा नाखूला वाला, एकदम कितना धारदार वाला चीज़ होता है, एकदम पूरा उसको ज़मीन के नीचे धंसाया जाता है, फिर उसको ट्रैक्टर आगे खींचता है, तब जाके हमारा खेत का जोताई हो पाता है। तो प्लोइंग का मतलब हो गया खेत में फसल लगाने से पहले उसके मिट्टी को इतना महीन कर दो कि उसमें कोई फसल लगाया जाए तो तुरंत वो ग्रो कर जाए। तो प्लोइंग का मतलब हमारा ये हो गया। सोइंग का मतलब फसल को लगाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे। जोतने का मतलब क्या? उसकी मिट्टी को ढीला करो, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें फसल लगाओ। सोइंग का मतलब फसल लगाओ। इरिगेशन का मतलब फसल लगाने के बाद उसमें पानी दो। पानी देने के बाद क्या करो? वीडिंग। वीडिंग का मतलब हमने आपको एक बार बताया था कि यदि प्लांट के बीच में अनवांटेड प्लांट उग गया है, जिसको कि आप उगाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती वो उग गया है, तो उसको आप क्या करो? उखाड़ के बाहर फेंक दो। वो क्या करता है? आपके मेन क्रॉप के, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने चावल का खेती किया, आपने चावल का खेती किया, तो आप कभी गौर करेंगे कि चावल के खेत के बगल बगल में ना अनवांटेड प्लांट भी अपने आप उग जाता है, जिसको आप उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उग गया। तो वो अनवांटेड प्लांट क्या करता है? आपके चावल के न्यूट्रिएंट को वो सारा ले लेगा। वो जब वो सारा न्यूट्रिएंट ले लेगा, तो क्या आपके चावल के खेत को न्यूट्रिएंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या? अनवांटेड प्लांट को खेत से बाहर के उखाड़ के बाहर फेंक दो। उसके बाद है हमारा हार्वेस्टिंग, और जब फसल हमारा पक जाए तो उसको काट लो, ये हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये सारा एक्टिविटी हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। आगे, द आउटपुट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब जब हम लोगों का सारा काम हो जाता है, तो हम लोगों को एक आउटपुट के तौर पे क्या मिलता है अपने एग्रीकल्चर से? जैसे मान लीजिए आपने खेती किया था, तो आपको क्रॉप मिलेगा। यदि मान लीजिए आपने भेड़िया पाला था, सीप, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर में क्या आता है? केवल खेती करना क्या? नहीं, जानवरों को भी पालना आता है। यदि आपने खेती किया तो आपको क्रॉप मिलेगा, यानी कि अनाज मिलेगा। यदि आपने भेड़िए को पाला, आपको ऊल मिलेगा। यदि आपने गाय बैल ये सबको पाला है, सॉरी, गाय भैंस बकरी इन सबको पाला, तो आपको दूध मिलेगा। और यदि आपने मुर्गी ये सब पाला, तो फिर आपको अंडा मिलेगा, मुर्गी मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ये सब हमारा हो गया फार्म सिस्टम। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है देखा जाए। यानी कि फार्मिंग का भी हमारे पास अलग अलग टाइप है। देखिए, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मिंग दो प्रकार का है। सबसे पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में कि आखिर ये है क्या। देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्या? It is the farming in which the farmers grow crops and rear animals
जस्ट एनफ टू फीड देयर फैमिली। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारा वो फार्मिंग है या फिर वो एग्रीकल्चर है जिसमें किसान खेती बाड़ी करता है, जानवरों को पालता है केवल और केवल अपने फैमिली के नीड को पूरा करने के लिए, यानी कि मार्केट में उसको बेचने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम किसान हैं, मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है, तो उसमें हम खेती करेंगे केवल अपने फैमिली के पेट को पालने के लिए, बस हमको मार्केट में नहीं बेचना अनाज। तो जब खेती केवल अपने फैमिली के नीड के यानी कि अपने फैमिली के ज़रूरत को पूरा करने के लिए केवल किया जाए, वो हमारा कहलाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को एक लाइन में डिफाइन करना तो कैसे करेंगे? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जब हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जानवरों को पालते हैं, क्या मार्केट में उसको बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, केवल अपने फैमिली के नीड को पूरा करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो इस फार्मिंग को हम लोग कहेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ना हम लोग बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बहुत पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सपोज कीजिए जब आपको मार्केट में अनाजों को बेचना ही नहीं है, केवल आपके फैमिली का नीड पूरा हो जाए यही आप चाहते हैं, तो क्या इसमें हम लोग कभी भी जानबूझ के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मतलब है बड़ा बड़ा पैसा खर्च करना, है ना। और बड़ा बड़ा पैसा आदमी खर्च कब करता है? तब करता है जब उसको मार्केट में बड़े लेवल पे अनाज को बेचना होता है। और यहाँ पे हमको तो बेचना है नहीं, प्रॉफिट तो कमाना है नहीं, इसीलिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आदमी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या? जो पुराना टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल करके वो अपना खेती बाड़ी करेगा और अपने फैमिली का नीड पूरा कर देगा। जैसे मान लीजिए यदि खेत को जोतना है तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसका इस्तेमाल करेगा? फिर वो आगे अपने बैल को बांध देगा और पीछे हल से जुताई करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो लेबर है ना, इसमें लेबर ये लोग बाहर से हायर नहीं करते हैं, इनके घर के लोग ही मिलकर सारा काम कर लेते हैं। और लेबर हायर कब किया जाता है? जब आपको बड़े लेवल पे खेती करना हो, मार्केट में अनाज को बेचना हो, प्रॉफिट कमाना हो, तब आदमी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, फैमिली को लेबर को हायर करता है। लेकिन यहाँ पे तुमको मार्केट में सामान बेचना नहीं है, केवल फैमिली का नीड पूरा करना है, इसीलिए आदमी यहाँ पे खर्चा करना भी उतना पसंद नहीं करता। ये चाहता है कि अपना घर के लोगों से काम चल ही जा रहा है, तो फिर लोगों बाहर के लोगों को यहाँ पे क्यों लाया जाए, है ना, ज़्यादा पैसा खर्च क्यों किया जाए। आगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पे देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आगे दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। देखो यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फार्मिंग को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहला सब्सिस्टेंस और दूसरा कमर्शियल। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्सिस्टेंस, और सब्सिस्टेंस को भी कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। सबसे पहला इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखा जाए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहले क्या होता है, देखो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। अब देखो इसमें क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, यहाँ पे किसान जो है ना खेती बाड़ी करता है, वो भी बहुत ही छोटे से लैंड पे करता है खेती बाड़ी, और वो भी बहुत ही सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, आप इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें आपको इस्तेमाल ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? लेबर इस्तेमाल इसमें आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो मशीन क्या करता है, जल्दी काम को कर देता है, और आप कोई मशीन इस्तेमाल यहाँ पे कर नहीं रहे, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर को ज़्यादा रखना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहला बात, किसान खेती जो करेगा वो बहुत ही छोटे लैंड पे करेगा, पहला बात। दूसरा बात, इसमें किसी प्रकार का मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपको लेबर इसमें क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि कम समय में हमारा जल्दी खेती बाड़ी हो जाए, ठीक है। आगे ये हो गया हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। आगे इन दिस फार्मिंग मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन दिस सेम प्लॉट। इस प्रकार के फार्मिंग में एक ही ज़मीन पे अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना सपोज कीजिए कि 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है। हम उसी 1 बीघे ज़मीन पे क्या करेंगे, एक कोने में सब्जी लगा देंगे,
एक कोने में फल लगा देंगे, एक कोने में साग लगा देंगे, एक कोने में टमाटर लगा देंगे, एक कोने में फूल लगा देंगे, गेंदा का फूल लगा देंगे, इस प्रकार से। यानी कि सबसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में छोटे से लैंड पे ही अलग अलग प्रकार के क्रॉप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे राइस इज द मेन क्रॉप इन दिस फार्मिंग। इस फार्मिंग में यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में राइस सबसे कॉमन है, यानी कि चावल का खेती इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। चावल के अलावा कुछ और प्रकार का यदि खेती यहाँ पे होता है तो वो होता है हमारा गेहूं का, मक्का का, दाल का और तेल का। ठीक है, तेल का मतलब क्या, सरसों का खेती बेसिकली, सोया का से खेती हो गया, फिर से तिल का खेती हो गया, ये सभी का इसमें खेती किया जाता है। आगे दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज मोस्ट प्रैक्टिस्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इस प्रकार का खेती अधिकतर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इस प्रकार का खेती आपको देखने को मिलेगा। यदि बात करें लोकेशन का तो कहाँ कहाँ पे, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में। ठीक है, ये हमारे एशिया कंटिनेंट के बारे में बात हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है देखा जाए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी हमारा दो प्रकार के अलग अलग ग्रुप में बट गया। कौन कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ये क्या होता है देखा जाए, पहले हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, और ये हमारा किसके अंदर आएगा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में आएगा। देखिए है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये हमारा कहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जो कि बहुत ही घनी जंगल जैसा एरिया होता है। जैसे लोकेशन का बात करें तो अमेजन बेसिन में, अफ्रीका में, उसके बाद फिर एशिया के साउथ ईस्ट वाले हिस्से में, और फिर इंडिया में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में। यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि वहाँ पे होगा जहाँ पे कि घनी एरिया, सॉरी जहाँ पे कि घना जंगल होगा वहाँ पे ज़्यादा किया जाएगा। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। और इस प्रकार के खेती को करने के लिए बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटा जाता है, काटने के बाद उसको जला दिया जाता है ताकि उस पर खेती किया जा सके। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये खेती कहाँ पे होता है, अधिकतर जंगली इलाके में होता है, और जंगली इलाके में आप खेती कैसे कर पाओगे, यदि पूरा जंगल है तो आपको तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। तो पेड़ काट के उसको जला के फिर यहाँ पे खेती किया जाता है। आगे The ashes are mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown। और जो राख बचता है जंगल को जला देने के बाद काट के, हाँ पेड़ काट के जलाता क्यों है, देखो पेड़ काट के जलाने के बाद उसका राख जो बचता है ना, वो राख अपने आप में खाद का काम करता है, और उस खाद को मिट्टी के ऊपर छिड़क दिया जाता है ताकि वो एक तरीके से खाद के रूप में काम करे, और जब उस पर फसल लगाया जाएगा तो फिर हमारा अच्छा फसल होगा। ठीक है, इसीलिए आगे, और उस पर फिर अलग अलग प्रकार का खेती किया जाता है, जैसे मेज का, याम का, पोटैटो का, कसावा का, इन अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स का खेती किया जाता है। आगे आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज लेफ्ट फ्रीली एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे मिट्टी जो है ना फर्टिलिटी खोते रहता है, यानी कि मिट्टी में जो फर्टिलिटी है जैसे जैसे वो ख़त्म होते रहता है, वैसे वैसे आदमी उस जगह को छोड़ के शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे जगह पे। इसीलिए इसका नाम पड़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ, एक जगह पे आदमी खेती कर रहा है लगातार, और उस ज़मीन का खेती उस ज़मीन का फर्टिलिटी क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे अब खेती बाड़ी अच्छा से नहीं हो पा रहा, तो वो जगह को बदल के शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे जगह चल जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं स्लैश एंड बर्न के नाम से, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को काट के क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। कोई डाउट इसमें, चले तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद है हमारा नोमैडिक हर्डिंग। ये क्या होता है देखो, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन दी सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है, अभी बता दो उसका मतलब क्या है। नोमैडिक हर्डिंग बेसिकली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कि लगभग पॉपुलेशन जो है ना कम होता है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी एरिड और एरिड रीजन। सेमी एरिड और एरिड रीजन का मतलब है जहाँ पे की पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बहुत कम है, और जहाँ पे पॉपुलेशन है भी तो थोड़ा सा ही है बस। तो नोमैडिक हर्डिंग अक्सर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे कि आदमी का संख्या बहुत ही कम होता है, वहाँ पे आपको नोमैडिक हर्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे सहारा हो गया हमारा, सेंट्रल एशिया हो गया, और यदि हम लोग इंडिया का बात करें तो राजस्थान और जम्मू और कश्मीर हो गया। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है बेसिकली छोटे मोटे जानवरों को पालना, वो भी बहुत ही बड़े लेवल पे, जैसे भेड़िया, उसके बाद बकरी, उसके बाद गाय, उसके बाद भैंस, ये सब, यही सब हमारा कहलाता है नोमैडिक हर्डिंग। उसी प्रकार से जब आपको कभी मौका मिले राजस्थान जाने का, तो राजस्थान में आप जाएंगे ना तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बकरी को जो है ना बड़े लेवल पे लोग पालते हैं। क्यों पालते हैं बकरी को बड़े लेवल पे? क्योंकि बकरी का दूध राजस्थान में बहुत महंगा मिलता है, और वहाँ पे बकरी का दूध लोग कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? और राजस्थान में आपको ऊँट भी देखने को मिल जाएगा बड़े लेवल पे। उसी प्रकार से आप जम्मू कश्मीर जाएंगे ना, तो जम्मू कश्मीर में आपको ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे जो कि सीप यानी भेड़िया एकदम 100-200 रखे हुए हैं, कोई को तो 500-600 ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि उनसे वो ऊल निकाल के मार्केट में बेचते हैं, उनसे उनका प्रॉफिट होता है, उनसे उनका घर चलता है। तो नोमैडिक हंटिंग का मतलब क्या हुआ? बेसिकली छोटे मोटे पालतू जानवरों को पालना बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमाने के लिए। बात समझ आ रही है? यही हमारा कहलाता है नोमैडिक हर्डिंग। और नोमैडिक हर्डिंग अक्सर कहाँ पे हो आपको देखने को मिलेगा? जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा। ठीक है, आगे nomadic herding, herders move from place to place with their animals for fodder and water। और जो जानवर को चढ़ाते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? अपने जानवरों को लेकर डेली घूमते रहते हैं इधर से उधर, जानवरों को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए। और देखो इन लोगों को ना अनाज खरीदना नहीं पड़ता है, इन लोगों को अपने जानवरों को खिलाने के लिए अनाज खरीदना नहीं पड़ता है। बेसिकली ये लोग घूम फिर के अपने जानवरों का पेट भर लेते हैं, घास भूस जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ जानवर को चराते हैं, पेट भर जाता है, और ये लोग ऊल निकाल के, बकरी का दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, प्रॉफिट होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में लाखों ऐसे घर हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन पूरी तरीके से भेड़ बकरी इन सबको पालने से चल रहा है, और अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन नोमैडिक हर्डिंग सीप, कैमल, याक एंड गॉट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। नोमैडिक हर्डिंग में अक्सर कौन कौन जानवर को पाले जाएंगे? भेड़िया, ऊँट, याक और बकरी, इन सबको इसमें ज़्यादा पाला जाता है। क्यों? क्योंकि इन सबको बहुत प्रॉफिट है। जैसे सीप यानी कि भेड़िया से ऊल मिलता है, ऊँट को इस्तेमाल लोग बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह सामान को लोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद याक से भी ऊल मिलता है, और गॉड से इन लोगों को बकरी से दूध मिलता है, और दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बकरी के दूध का राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में बहुत इस्तेमाल है। और हमारे बिहार में आपने देखा जब डेंगू आता है तो बकरी के दूध का डिमांड कितना बढ़ जाता है ना? तो यहाँ पे भी उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और बकरी के दूध में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। हालांकि हम लोग बकरी का दूध खाते नहीं है, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। उसको यदि आप डेली कंज्यूम करेंगे ना, आपका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाएगा। डेंगू में बकरी का दूध प्रेफर क्यों करता है डॉक्टर? क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का ताकत है बकरी के दूध में, जो कि गाय में नहीं है, भैंस में नहीं है, बकरी के दूध में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, ऊल एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। और ये लोग बेसिकली जानवर क्या करते हैं, जो पालते हैं उसको मिल्क मिलता है, उससे मीट मिलता है, ऊल मिलता है, इन सभी को वो लोग निकाल के अपना भी इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में भी बेचते हैं, तो प्रॉफिट भी होता है इन लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। उसके बाद है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो कि सर टॉपिक थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार हम पूरा डिफाइन कर देते हैं इसमें क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले फार्मिंग हमारा सबसे पहले हम लोगों ने फार्मिंग को दो प्रकार के कैटेगरी में डिफाइन किया, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। और यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ये हमारा फार्मिंग का दो तरीका होता है। ठीक है, पहला बात ये आपने जान लिया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी अब हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन?
शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने फार्मिंग के सेकंड टाइप के बारे में, जो है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आएगा कॉमर्शियल फार्मिंग। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में।